Hello students, how are you? I hope all of you are doing good and working really hard for a wonderful result, right? Right. चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का आज लास्ट टॉपिक है हम जो करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एक फंडिंग वाले, एक नॉन फंडिंग वाले। तो नॉन फंडिंग वालों के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब बारी है किसकी? अब बारी है फंडिंग वालों की। अब फंडिंग वाले लोग क्या करते हैं? फंडिंग वाले लोग हमें देते हैं क्या? पैसा। पैसा चाहिए नहीं चाहिए होता बिजनेस के लिए? बिल्कुल चाहिए होता है। पैसा तो ज़रूरी है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब एक बिजनेस के लिए पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी रगों में खून, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इसको लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस बोला जाता है। ठीक है। सो क्या है हमारे लिए फाइनेंस? हमारे बिजनेस के लिए जो हमारा फाइनेंस है दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी। तो ये लाइफ ब्लड जो हमें प्रोवाइड करवाएगा वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? यानी कि बिजनेस को पैसा कौन देगा? बिजनेस को पैसा ये फंडिंग इंस्टीट्यूट्स देंगे। ठीक है जी। ये भी पता चल गया पैसा कौन देगा। हमें पैसा चाहिए क्यों हमें नीड है? किसकी? फाइनेंस की। क्यों नीड है हमें? फाइनेंस की ज़रूरत दो ही कामों में पड़ सकती है। पहला, डेली के खर्चे, यानी कि हमें अपने वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना है। दूसरा, हमें ग्रो करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसको मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट करनी है, नई मशीनरी खरीदनी है। तो ये सब क्या हो गया? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो हमें खर्चा करना होगा अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर लेंगे। दोनों ही ज़रूरतों में हमें क्या चाहिए? दोनों की ज़रूरतों के लिए हमें चाहिए फाइनेंस। तो गवर्नमेंट ने सोचा, ये इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग, यानी कि जब इंडिपेंडेंस आई थी तो हम लोग बड़े गरीब थे, हमारी इंडस्ट्री क्या डेवलप कर रही थी, हुई नहीं थी, तो हम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना लोगों का भला किया जाए। तो भले के लिए, यानी कि जो हमारे पिछड़े हुए लोग थे उनको डेवलप करने के लिए हमने क्या बनाए? हमने डेवलपमेंट बैंक्स बनाए। तो इन डेवलपमेंट बैंक्स का काम क्या था? जो अंडर डेवलप्ड चीज़ें हैं हमारी, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। जैसे ही उनके पास पैसा मिला उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया और बिजनेस से उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। तो इस पर्पज़ से उस टाइम पर डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक्स बने हमारे पास। हमारे पास जो डेवलपमेंट बैंक सबसे पहला आया वो आया 1948 में। कौन सा बैंक आया? IFCI। IFCI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बैंक आया हमारा इन 1948 में, सबसे पहले आया। आफ्टर दैट इसके कुछ साल बाद ही एक दूसरा बैंक और बनाया गया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ICICI। ठीक है जी। उसके बाद एक और बनाया, यानी कि टोटल 3 बैंक बनाए। इन 1964 क्या बनाया? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो यानी कि IDBI, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये तीनों बैंक बना दिए। ठीक है। अब शुरू हुआ वो दौर जब हमने चीज़ों को करना स्टार्ट किया। क्या? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने जैसे ही किया, एक चीज़ हुई हमारे साथ। क्या हुई? हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया तो जितनी भी नेशनल चीज़ें थी, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट के पास चीज़ें थी जो क्या थी? लॉस मेकिंग हो रही थी, या जिनसे उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए, तो क्या करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने चीज़ों को प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया। तो उस प्राइवेटाइज के वजह से क्या हुआ? उस प्राइवेटाइज की वजह से ये जो हमारा IFCI है, ये ICICI है, ये और ये जो हमारा IDBI है, ये तीनों बैंक क्या हुए? ये तीनों बैंक प्राइवेटाइज हो गए। अब प्राइवेटाइज किस तरीके से हुई है आइए देखते हैं। प्राइवेटाइज होने के लिए ये जो 2 बैंक है ना लास्ट वाले, ICICI एंड IDBI, इन्होंने तो क्या किया? इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कॉमर्शियल बैंक्स में, यानी कि नॉर्मल बैंक्स बन गए। अब जैसे हमारा HDFC है, एक्सिस है, वैसे ही अब ये दोनों बैंक्स भी बन गए। लेकिन जो ये सबसे पहली वाली एंटिटी थी IFCI, इसने अपने आप को एक कंपनी में चेंज किया। कैसी कंपनी? फाइनेंस कंपनी, यानी कि काम तो अभी भी पैसे वाला ही करेगी लेकिन बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगी। सो ये हुई हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है। अब बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगी, यानी कि डिपॉजिट्स नहीं लेगी लोगों से। डिपॉजिट लेती तो वो बैंकिंग बिजनेस में आ जाती, डिपॉजिट नहीं ले रही तो वो कहाँ आई?
वो आई हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि अभी तीनों तो क्या हो गई हमारी, तीनों तो हम लोगों की बन चुकी है जी क्या, कॉमर्शियल, प्राइवेटाइज हो गई है। अब ये चीज़ें हो गई प्राइवेट। अब गवर्नमेंट को अपना एक पर्सनल बैंक और चाहिए था जिसको वो डेवलपमेंट बैंक बोल सके, तो इसी पर्पज से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और बैंक बनाया, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि क्या काम करेगा ये, एग्रीकल्चर और रूरल, यानी कि रूरल एरियाज हैं और जो एग्रीकल्चर वाला एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है जी। नाबार्ड बनाया गया। आपका नाबार्ड जो मार्केट में आया था वो आया था इन 1981। क्लियर, चलिए जी चलते हैं अब नाबार्ड के पास। तो नाबार्ड के बारे में पूरा कर लेते हैं। नाबार्ड क्या कहता है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब आया था हमारा, 1981 में। इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग से ही मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो मुंबई की एक कंपनी है। अब ये क्या काम करती है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। कैसे डेवलप करेगी, उन लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करेगी, उन लोगों के लिए स्कीम्स बनाएगी, यानी कि फंडिंग और इन लोगों के लिए स्कीम्स। जब भी फाइनेंशिंग की बात होगी या फाइनेंस पॉलिसी बनेगी तो नाबार्ड का उसमें रोल रहेगा। क्यों, क्योंकि इन लोगों का सेक्टर भी तो हमारे बजट में ही डिसाइड होगा, फाइनेंस पॉलिसी में डिसाइड होगा। तो नाबार्ड has been entrusted with matters concerning policy, planning and operation in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas in India। तो जब भी बात आएगी क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द रूरल एरियाज, वहाँ पर कुछ नया प्लान लगाना है, वहाँ से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का जनरेशन करना है, तो इसके अंदर नाबार्ड इंक्लूड रहेगा, क्योंकि उसी का मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को डेवलप करना। So NABARD is active in develop financial inclusion policy and is a member of the Alliance for Financial Inclusion। तो NABARD क्या है, एक एक्टिव मेंबर है। एक्टिव मेंबर कैसे, किन पॉलिसीज का एक्टिव मेंबर है, उस फाइनेंस पॉलिसी का एक्टिव मेंबर है जिसके वजह से क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड होती है फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल एरियाज, यानी कि इनके लिए जो भी पॉलिसी डिसाइड होगी उसका पार्टनर नाबार्ड रहेगा। नाबार्ड उन चीज़ों में डिसाइड करेगा। चलिए जी आगे क्या बोलते हैं, नाबार्ड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ग्राउंडिंग रूरल सोशल इनोवेशंस एंड सोशल एंटरप्राइजेस इन द रूरल हिंटरलैंड्स। It has in the process partnered with about 4,000 organization in grounding many of the interventions। अब नाबार्ड ने क्या किया, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए ये अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अलग अलग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। काइंड ऑफ पार्टनरशिप मतलब उनके साथ हाथ मिला लेता है, उन लोगों को फंडिंग देता है ताकि तुम इस एरिया में जाओ, इस एरिया को डेवलप करो। तो इस तरह से करते करते इसने टोटल कितनी 4000 ऑर्गेनाइजेशन के साथ फंडिंग कर लिया, पार्टनरशिप कर ली है, ताकि वो नई नई इंटरवेंशंस करे, नई नई इनोवेशंस करे, गांव दराज के एरियाज को क्या करे, हेल्प करे। ठीक है जी। इन द रूरल हिंटरलैंड्स यानी कि जो वो रूरल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं उन लोगों की आप हेल्प करेंगे। ठीक है। सोशल इनोवेशंस हो गई, यानी कि सामाजिक सुधार के जो भी काम होगा उसके अंदर नाबार्ड आगे रहता है। आगे क्या बोलते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैड डेवलप्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट कैपिटल इन इट्स 3 डिकेड्स ऑफ वर्क विद रूरल कम्युनिटीज। ट्रस्ट कैपिटल मतलब अब लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। पिछले 30 सालों में इसने लोगों का भरोसा बड़ा जीता है, लोगों का बड़ा विश्वास जीता है। अब लोग इसके ऊपर विश्वास करके पैसा लगा सकते हैं इस एरियाज के अंदर। सो नाबार्ड ने पिछले 30 सालों में बड़ा सारा ट्रस्ट कैपिटल जीता। आगे क्या बोलता है, आगे अब नाबार्ड के कुछ एक्टिविटीज़ को फोकस करेगा, ये एक्टिविटीज़ को एनलाइटन करेगा। देखते हैं क्या करता है ये। नाबार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्री स्पेसिफाइक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इन 3 में ही आएगा। मेजरली वो इन 3 इंडस्ट्रीज़ में तो काम करता ही है, इन 3 इंडस्ट्रीज़ के तो डेवलपमेंट के लिए काम कर ही रहा है, बट अदर रूरल यानी कि रूरल एरियाज़ की जो भी इंडस्ट्रीज़ होगी उन इंडस्ट्रीज़ में भी काम करेगा। ठीक है। तो नाबार्ड किस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, मेजरली 3 हैं, कॉटेज, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा क्या और भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी ये नाबार्ड के अंदर आती हैं एंड बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है आपके MCQs के लिए। ठीक है जी। चलिए
नेक्स्ट है नाबार्ड बिसाइड्स एग्रीकल्चर ऑल्सो रीचेज आउट टू अलाइड एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या बोलता है नाबार्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप करने का भी काम करता है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होता, एग्रीकल्चर के अंदर पशुपालन भी आता है। तो ये ऐसी सर्विसेज में भी हेल्प करता है, ऐसी सर्विसेज को भी प्रमोट करता है, यानी कि अलाइड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं उनको भी प्रमोट करने का काम करता है। तो क्या बोलता है बिसाइड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा ऑल्सो रीचेज आउट टू दी अलाइड एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा एंड स्पोर्ट्स प्रमोटेड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, और इनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। आगे देखते हैं नाबार्ड डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग रोल्स। अब ये दो काम करने के लिए वो बड़े सारे काम करता है। क्या बड़े सारे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले तो इसे बोला जाता है अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी। अपेक्स मतलब हाईएस्ट फाइनेंसिंग एजेंसीज है फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। तो अब ये क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट देता है और क्रेडिट देता है लोगों को, यानी कि फंडिंग दो तरीके से कर सकता है। ये किसी प्रोजेक्ट को क्रेडिट भी दे सकता है और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, यानी कि इन्वेस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है और क्रेडिट लोन भी प्रोवाइड कर सकता है, तो दोनों काम कर सकता है। ठीक है, सो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, टेक्स measures toward institution building for improving absorptive capacity of the credit delivery system. Now what is absorptive capacity for the credit delivery system? ये है हमारा क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम क्या करेगा, अभी जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो देगा आपको पैसा। मान लेते हैं नोटों की गड्डी है, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसने क्या दिया आपको, क्रेडिट डिलीवर करेगा आप पे। अब जब ये तो क्रेडिट देने को तैयार है, क्रेडिट लेने वाला भी तो होना चाहिए। इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि तुम पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तुम अपना बिजनेस खोलो, तुम कोई नया काम करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारे पास इनकम आएगी, तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, बदले में तुम गांव को डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रमोट किया जाता है। तो प्रमोशनल फंक्शन तो करता ही है, साथ में उस प्रमोशन की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है जी, अब आपने लोन दे दिया, अब लोन दे के आराम से शांति से बेफिक्र होके बैठ जाओ, राइट। लोन तो आ ही जाएगा वापस, लोन दिया खा के थोड़ी ना भागेगा, क्या खा के भाग सकता है, भाग सकता है। सो एक तो आप इंप्रूव करेंगे अपनी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को, इसके बाद इंक्लूड क्या, मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल, यानी कि क्रेडिट देने के बाद उसको मॉनिटर भी करेगा। मॉनिटर करेगा मतलब साथ साथ देखता रहेगा मेरा पैसा सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था, मैंने जो स्कीम बनाई थी, क्या वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है जिस तरह से मैंने सोचा था। इफ़ यस, वेल एंड गुड, इफ़ नो, टेक करेक्टिव मेजर्स। प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ते थे ना, प्लान बनाया, फिर प्लान एग्जीक्यूट करो, देखो प्लान सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। इफ़ यस तो ओके है, अगर नहीं हो रहा तो उस प्लान को चेंज करो, दोबारा से एग्जीक्यूट करो। सेम एज हर फील्ड में होता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ बट ये मॉनिटरिंग जो कर रहा है इसके बाद होना यही है। अगर वो ढंग से नहीं लग रहा, आपने जो स्कीम बनाई है उस स्कीम के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, या तो आपकी स्कीम में दिक्कत है या उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो करेक्टिव एक्शन कौन लेगा, नाबार्ड ही लेगा। ठीक है, और क्या कर सकता है, रिहैबिलिटेशन स्कीम्स निकाल सकता है, वो घरों को पक्का करना, तो इस तरह की स्कीम्स निकाल सकता है ताकि आपका जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो जाए।
रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन हैं उनको टाइम टू टाइम रिस्ट्रक्चर करना, अगर वो लॉस में जा रहे हैं तो उनके लिए पॉलिसीज बनाना, या फिर उनका फंड्स वेस्ट हो रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को मेंटेन करके रखना। ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल, अपने लोगों को ट्रेनिंग भी देते रहो कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से वेलफेयर करना है, किस तरह से लोगों को डेवलप करना है, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग भी देता है साथ साथ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन डेवलपमेंटल वर्क एट द फील्ड लेवल and maintains liaison with Government of India, state government, RBI and other national level institution concerned with policy formulation। यानी कि सारे के सारी जो रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ चल रही है उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि आपस में बातचीत करता रहता है, सारे इंस्टीट्यूशन से बातचीत करता है जो कि रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। ABC तीनों भी रूरल डेवलपमेंट कर रही हैं, नाबार्ड भी रूरल डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये तीनों आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह की सड़क बनाने चले हैं और तीनों ने एक ही जगह की सड़क बनाने के लिए पैसा लगा दिया, पैसा तो वेस्ट हो गया ना, सड़क तो एक ही बनेगी। अब चारों लोग एक ही फंड, एक ही काम के ऊपर पैसा लगाए जा रहे हैं, वेस्ट करे जा रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दे दिया, तो कुछ पैसा तो वेस्ट होगा ही आपका। तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लो कि कौन काम क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। ठीक है, सो इन सब के साथ आपने क्या कर लिया? इन सब के साथ आपने अपना कोऑर्डिनेशन बना लिया। सेकंड काम क्या करना है? मेंटेनेंस, मेंटेन करना है क्या? लाइजन, लाइजन का एक सीधा साधा मतलब होता है बातचीत करना या फिर रिश्ते बनाकर रखना, यानी कि अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाकर रखने हैं किससे? गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट में दोनों इंक्लूड है हमारे, सेंट्रल एंड स्टेट, रिजर्व बैंक के साथ, या कोई और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम क्या है? पॉलिसीज बनाना, क्योंकि ये भी तो पॉलिसी का हिस्सा है ना, तो इनके साथ बातचीत जारी रखिएगा। बी इन टच विद इन दीज पीपल्स, यानी कि लाइजन का मतलब ये भी हो सकता है बी इन टच, यानी कि पता चलता रहे कि आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट तो यही है इन सब का मतलब। तो क्या करेगा नाबार्ड? कोऑर्डिनेट किनके साथ? उन सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ जिसका काम क्या है? डेवलपमेंट करना, प्लस लाइजनिंग किनके साथ? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन को अच्छे से समझ पाए। क्लियर है जी? चलिए जी आगे करते हैं। अंडरटेक्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। रीफाइनेंस का मतलब होता है, मान लो ये नाबार्ड है, ये रूरल बैंक है, और यहाँ कोई ABC बिजनेस है जिसको पैसा चाहिए था। रूरल बैंक ने यहाँ पैसा दिया, इसने यहाँ पैसा दिया, तो इसने इस वाले लोन को क्या कर दिया? रीफाइनेंस, यानी कि इसने इसको फाइनेंस किया, इसने इसको रीफाइनेंस कर दिया। अब जिन जिन प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड रीफाइनेंसिंग करता है उन इन प्रोजेक्ट के लिए मॉनिटरिंग भी करेगा और इवेल्युएशन भी करेगा। मॉनिटरिंग का मतलब है देखते रहो, ठीक है। इवेल्युएशन का मतलब है जहाँ गलती हो वहाँ पर उसको रोको टोको, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यहाँ पर एक भैया खड़े हैं, चलो इन भैया का नाम रखते हैं हसमुख लाल, ठीक है। अब ये भैया हैं हसमुख लाल, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब ये गाड़ी है, ये इधर से आ रही है, भैया हेडलाइट है इसकी, ठीक है। अब ये गाड़ी इधर चल रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। अब हसमुख भैया देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है। वो देख रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी आ रही है और गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, फाइनली चली गई, फाइनली इनके ऊपर से गुजर गई। अब जब गाड़ी हसमुख लाल के ऊपर से गुजर गई तो हसमुख लाल क्या हो गई? अब वो मतलब जमीन पर लेट गए, अब वो मर चुके हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मॉनिटरिंग तो की लेकिन इवेल्युएशन नहीं किया। अब जब वो देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, सीधी सीधी आ रही है, तो यहाँ पर हट जाना चाहिए था ना उन्हें, यहाँ से साइड हट जाते तो बेचारे आज जिंदा होते, अदरवाइज वो मरते नहीं। ऐसे ही अगर आप एक प्रोजेक्ट को देख रहे हो कि प्रोजेक्ट का काम अच्छे से हो नहीं रहा, ठीक है, अब प्रोजेक्ट बढ़िया से चल नहीं रहा, जो मैंने प्लान लिया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो कभी ना कभी उसका सत्यानाश तो हो ही जाएगा। तो उसका सत्यानाश करने की बजाय आप क्या करो? आप उस चीज़ को सही से मेंटेन करो, यानी कि इवेल्युएट करो। अब कोई काम गलत हो रहा है, दिख रहा है गलत हो रहा है, इवेल्युएट करो क्यों गलत हो रहा है,
जो गलत हो रहा है उसको सही करो, जब सही होगा तो आपका प्लान भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्या करता है, नाबार्ड रीफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। यानी कि नाबार्ड उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रीफाइनेंस करता है जो रूरल सेक्टर में क्या करते हैं, रूरल सेक्टर को फाइनेंसिंग देते हैं। आपने गांव दराज में लोन दिया, आप कहाँ से लोन ले लो, आप नाबार्ड से ले लो। तो इस तरह से सिचुएशन चलती रहती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, नाबार्ड पार्टेक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच हेल्प द रूरल इकोनॉमी। यानी कि नाबार्ड इन लोगों के साथ एक्टिवली काम करता है जो कि रूरल इकोनॉमी की हेल्प करते हैं। पैसे की ज़रूरत है तो पैसा भी देता है, और कोई ज़रूरत है तो वो भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्या है, नाबार्ड ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन इट्स क्लाइंट इंस्टीट्यूशन। अब जो इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स मतलब या तो इन्होंने किसी स्कीम के साथ पार्ट किया हुआ है, या फिर क्या करते हैं, या फिर वो क्लाइंट्स आपसे पैसा लेकर गए हैं, तो उनके ऊपर नज़र बना कर रखो कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इफ़ यस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो क्या करोगे, अगर वो काम नहीं कर रहे तो आपको करवाना है उनसे काम। ठीक है जी, चलिए। इट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू द रूरल इकोनॉमी। उनके ऊपर नज़र तो रखेगा ही रखेगा, प्लस साथ में उनको रेगुलेट भी करेगा। रेगुलेट करना मतलब उनके लिए पॉलिसीज बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ताकि वो लोग भी किसी रूल्स को देखकर सही लाइन में चल सके। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू द इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट। रूरल अपलिफ्टमेंट यानी कि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन लगे हुए हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, इट रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरआरबी एंड मैनेज टैलेंट एक्विजिशन थ्रू IBPS CWE। क्या बोलता है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, यानी कि जो सहकारी बैंक्स होते हैं, जो सहायक बैंक्स आपस में बने होते हैं, या फिर रूरल बैंक्स बने होते हैं आपके, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं आपके, उनके अंदर रेगुलेशन तो करता ही है, रूल्स रेगुलेशन तो बनाकर देता ही है, साथ में लोगों की भर्ती भी करवाता है। यानी कि स्टाफ तो फुलफिल करवाएगा। स्टाफ फुलफिल करने के लिए जो बैंकिंग के पेपर होते हैं आपके, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल्स, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल्स, इसके थ्रू आपकी रेगुलेशंस होंगी, इनके थ्रू आपका टैलेंट एक्वायर होता है। ये पेपर कंडक्ट कराता है, रिटर्न पेपर, तो CW इज कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन। तो एक रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है इन द बैंकिंग एरियाज। तो इस तरह से ये इन चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कि इन बैंक्स को पैसा भी देता है, इन बैंक्स को डेवलप भी करता है, इन बैंक्स को मेंटेन भी करता है, इन बैंक्स को सुपरवाइज भी करता है, और इन बैंक्स को टैलेंट एक्वायर करके भी देता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा ओवरऑल दिया हुआ है कि नेक्स्ट किस किस को देता है रीफाइनेंसिंग। तो नाबार्ड की जो रीफाइनेंसिंग स्कीम है, यानी कि आप दूसरों को पैसा दो, आपको पैसा कौन देगा, नाबार्ड। किस किस को अवेलेबल है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। यानी कि स्टेट लेवल पर जो सहायक बैंक बने हैं और कैसी सहायता करते हैं ये, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, उनको पैसा कौन देगा, नाबार्ड। कोऑपरेटिव, स्टेट के सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो आपस में बने हुए हैं, उनको पैसा कौन देगा, नाबार्ड। रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको पैसा कौन देगा, नाबार्ड। कॉमर्शियल बैंक्स हैं जिनका काम क्या है, जो रूरल एरियाज के अंदर लोगों की हेल्प करते हैं, उनको पैसा कौन देगा, नाबार्ड। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय द RBI, या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जिसको RBI ने अप्रूव किया है, तो उसको पैसा भी नाबार्ड देगा। So while the ultimate beneficiary of investment credit can be individual, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा, नाबार्ड ने इनको पैसा दिया, ये भी तो आगे किसी को देंगे, तो वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकता है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस भी कर सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन हो सकता है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। यानी कि प्रोडक्शन क्रेडिट इज जनरली गिवन टू इंडिविजुअल्स। क्या बोलता है, अब ये जो बेनिफिट है वो किसी को भी मिल सकता है, यानी कि जो पैसा है अल्टीमेटली बेनिफिशरीज है उसके, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बेनिफिशरी भी हो सकती है, कोई स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन, यानी कि जो स्टेट ने कोई कॉर्पोरेशन बनाई है, गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं हमारी वो हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। बट अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, अल्टीमेट यानी कि जनरली किसको मिलेगा, ये सारे इंडिविजुअल्स को। हर एक के पीछे कोई ना कोई इंडिविजुअल है जिसको फ़ायदा चाहिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्या है, NABARD is also known for its SHG bank linkage program.
SHG इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ आया? अगेन हम चलते हैं विलेज एरिया में, ठीक है। विलेज एरिया में क्या होता है, समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में अपनी खुद की हेल्प बनाते हैं। जनरली विलेज एरियाज़ में जो वुमेन होती हैं, जिनके पास टैलेंट तो बहुत है बट वो उसे क्या नहीं करती, वो उसे यूटिलाइज नहीं करती, तो इन लोगों के लिए बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि वो यहाँ पर आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपने टैलेंट को यूज़ कर सके और उस टैलेंट को मार्केटाइज कर सके। तो उसके लिए बनाया गया SHG। अब इस SHG को पैसा दिलवाने के लिए, अभी SHG बार बार जाए, इससे अच्छा बैंक ने क्या किया, नाबार्ड ने एक स्कीम बना दी थी, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, कि अब इनको बैंक से लिंक कर सकते हो आप, यानी कि कोई भी SHG ग्रुप अब बैंक के साथ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए या फिर अपने आप को मतलब वहाँ पर खाता खुलवा ले, एक कोई भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके आपका लिंकअप हो जाएगा बैंक के साथ। अब आपको जब पैसा चाहिए, अपनी स्कीम बैंक को बताओ, बैंक आपको पैसा देगा। तो इसने किया, एनकरेज किया इंडियाज बैंक टू लैंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो नाबार्ड ने बैंक्स के साथ जब ये स्कीम बनाई तो बैंक को बोला कि तुम इनको पैसा दे दो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि ये लोग क्या कर सके, ये लोग डेवलप हो सके। तो ये जो SHG हैं, इसके अंदर मेजरली कौन है, मेजरली वो औरतें हैं जो कि गरीब हैं, यानी कि जिनको टैलेंट तो है लेकिन जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो वो अपने टैलेंट को यूज़ करे ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा अर्न करके अपनी बेसिक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। सो दिस हैज़ इवॉल्व्ड इनटू एन इम्पोर्टेंट इंडियन टूल फॉर माइक्रो फाइनेंस, यानी कि SHG को जो पैसा मिलता है, छोटे लेवल का लोन मिलता है, जो उस छोटे लेवल के बिजनेस को फाइनेंसिंग करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। क्लियर? चलिए जी, आगे क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट कर लिया, एग्रीकल्चर का सुधार कर लिया, प्लस इसके बाद सबसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखता है। कैसे ध्यान रखता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए इसने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, जिसके अंदर नेचर को कैसे बैलेंस रखोगे, जब आप नेचर में सारी चीज़ें ठीक होंगी। अब सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी, जब पानी पर्याप्त होगा। वाटरशेड डेवलपमेंट, ये वाटरशेड डेवलपमेंट करता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वही स्कीम है। एक तरह से अपन पानी को मेंटेन करके रखते हो या फिर अपनी सारी चीज़ों को अच्छे लेवल पर मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पर आप बारिश के पानी को सिक्योर करते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइब्स यानी कि जो कबीलेवासी होते हैं, जिनका जीवन जंगल से शुरू होता है, उन लोगों को डेवलप करते हैं। उनका छोटा सा एरिया होता है, छोटे छोटे पीपल्स होते हैं वहाँ, छोटे छोटे मतलब हाइट में छोटे नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में कम होते हैं, नंबर कम होते हैं उनके, तो उन लोगों को डेवलप करने का, उन लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी बेसिक लाइफ जी सके। प्लस फार्म इनोवेशन, फार्म इनोवेशन मतलब जो आपकी फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें नई नई आइटम्स को इन्वॉल्व करता है, नई नई टेक्निक्स लेकर आता है ताकि आप मार्केट में अपनी पहचान बना सको, एग्रीकल्चर जो है डेवलप कर सके। ट्राइबल डेवलपमेंट में एक कम्युनिटी है जो बड़ी फेमस है नाबार्ड के लिए, उसको बोलते हैं हम ट्री बेस्ड कम्युनिटी। ट्री बेस्ड कम्युनिटी ऐसा नाम दिखा रहा है कि ऐसी कम्युनिटी जो ट्री के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो सिर्फ अपने जो कबीलेवासी होते हैं, यानी कि जो सिर्फ अपने जो आसपास की चीज़ें होती है, जो अपने जंगल से उनको फूड मिलता है, उसके ऊपर बेस्ड करते हैं, उन जैसे लोगों को बोला जाता है ट्री बेस्ड कम्युनिटी। अगेन वही कबीलेवासी लोग आ गए, तो उन लोगों की हेल्प करता है जो बेसिकली प्राइमरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है हमारे नेचुरल प्रोड्यूस के ऊपर, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जो आर्टिफिशियल खाना नहीं लेते हैं, जो सिर्फ ये ट्री बेस्ड चीज़ों पर जीते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ लोग चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, उन लोगों की मेंटेनेंस का काम कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। क्लियर? चलिए जी, तो ये था हमारा सारा नाबार्ड के बारे में। आई होप आप सबको क्लियर है, ठीक है। इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जूम सेशन की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।